आज आपको पहले एक एड दिखाता हूँ। ये देखिए, सलीम जावेद, राइटर्स ऑफ अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, नाउ गिव्स यू जंजीर विथ अमिताभ बच्चन। ये एड 1973 में स्क्रीन मैगजीन में पब्लिश हुआ था और ये एड पब्लिश करने के लिए जावेद अख्तर सलीम जावेद ने अपने पॉकेट से 1,000 रुपए खर्च किए थे, क्योंकि इस फिल्म का कोई बज क्रिएट नहीं हो पा रहा था। तो क्यों देना देना पड़ा ये ऐड सलीम जावेद को स्क्रीन मैगजीन में, उसकी कहानी आज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने कई कहानी जंजीर की सुनी है कि कैसे इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के करियर को बिल्कुल ही रिडिफाइन किया, उन्हें बहुत बड़ा ब्रेक दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। और कैसे इस फिल्म के बाद से सलीम जावेद का जो पेयर था वो हिट हो गया और बहुत सारी चीजें। लेकिन इस फिल्म के बनने में और इसके रिलीज होने में कितनी डिफिकल्टी थी, ये कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हुआ क्या था कि अर्ली 70s में 1969 से 71 तक राजेश खन्ना का जो सुपर स्टारडम था, जो करीब 17 कंसेक्यूटिव हिट फिल्म्स उन्होंने दी थी, तो उस वक्त वो गॉड हो चुके थे राजेश खन्ना। लेकिन 72 से राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होना चालू हुई थी और जो उस तरह की जो फिल्में बनती थी, एक खास किस्म का फॉर्मूला उस वक्त था कि हीरो हीरोइन जो है वो अक्सर फिल्में कश्मीर में शूट होती थी, वहां जाके हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं और कुछ घरेलू सा फैमिली ड्रामा सा होता था। और इसी फॉर्मूला में पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो बंध के रह गई थी और दर्शक भी जो थे वो थोड़ा बोर होने लगे थे इस फॉर्मूला से, उनको भी कुछ नयापन चाहिए था। और हुआ ये था कि जब अंदाज, हाथी मेरे साथी और सीता और गीता जब फिल्म बनी थी और इस फिल्म के राइटर थे सलीम जावेद ही, लेकिन इनको कोई जानता नहीं था। और सलीम जावेद का ये हमेशा से था कि हमें भी वही पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, राइटर्स को भी वही पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए जो कि फिल्म के एक्टर्स को या हीरो हीरोइंस को या विलन को या डायरेक्टर को मिलती है। उनका सबसे बड़ा जो एक आर्गुमेंट था कि एक जो सॉन्ग राइटर है वो 10 गाने लिखता है, मुश्किल से 2 पेज की राइटिंग होती होगी, और एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर जो है वो करीब 2,000 पेजेस की स्टोरी लिखता है, स्क्रीन पे लिखता है, डायलॉग्स लिखता है और उसका नाम फिल्म के पोस्टर पे नहीं रहता। तो ये तो फिल्म राइटर जो स्क्रिप्ट राइटर्स है उनके साथ तो ये बहुत बड़ा इंसाफ है, नाइंसाफी है। तो इस चीज को ये बदलना चाहते थे सलीम जावेद। और क्योंकि स्टोरी क्रेडिट की जब हाथी मेरे साथी बन रही थी, तो राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को अश्योर किया था कि मैं फिल्म के पोस्टर में तुम लोग का नाम रखवाऊंगा, लेकिन वो बात मटेरियलाइज नहीं हुई। तो इस वजह से उनके रिश्ते थोड़े से खराब भी हो गए थे। इवन रमेश सिप्पी के साथ जब ये अंदाज और सीता और गीता कर रहे थे, तो इन्हें लगा था कि हमारा नाम पोस्टर पे आएगा, फिर भी नहीं हुआ। तो इन्होंने लगा कि अब कुछ चीजों को अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हमें ही मेहनत करना पड़ेगा। तो जब जंजीर बनी, जंजीर की जब स्क्रिप्टिंग हुई और कहानी लिखी गई, दरअसल पहले जो ये कॉन्सेप्ट था जंजीर का, वो सलीम खान के जहन में था, क्योंकि उनके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और वो चंबल के जो बीहड़ थे वहां पे वो पोस्टेड थे। और वो सलीम जावेद का कहना है कि वो बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, तो उन्हें लगता था कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक कहानी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा को बताया था, और ये प्रकाश मेहरा के साथ धर्मेंद्र का एक अग्रीमेंट भी हुआ था कि इस कॉन्सेप्ट पे एक फिल्म बनेगी और धर्मेंद्र उसमें हीरो होंगे और धर्मेंद्र के जो भाई हैं वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो अग्रीमेंट था वो ठीक से मटेरियलाइज नहीं हो पाया। हालांकि इवन 2500 रुपए पैसे भी दे दिए गए थे धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए, लेकिन फिर वो पैसे भी लौटा दिए गए और इनके पास कोई हीरो नहीं था। तो जब धर्मेंद्र ने ये फिल्म रिफ्यूज कर दिया, प्रकाश मेहरा, सलीम जावेद दोनों सोच रहे थे कि किसको कास्ट किया जाए, तो इन्होंने उस समय के जितने भी हीरो थे सबसे मिलना चालू किया। सबसे पहले ये दिलीप कुमार के पास गए। दिलीप कुमार को फिल्म की कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हीरो है ये बड़ा वन डायमेंशनल है, गुस्से में रहता है हमेशा से, तो इसमें मेरे परफॉर्मेंस का स्कोप बड़ा कम है। तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। हालांकि जब 1982-83 में जब शक्ति मूवी में सलीम जावेद के साथ दिलीप कुमार काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे लाइफ में 3 फिल्में ना करने का रिग्रेट है, एक प्यासा, एक बैजू बावड़ा और एक जंजीर। तो ये बात दिलीप कुमार ने खुद सलीम जावेद से कही थी और इसका मेंशन इस किताब में है जिसे लिखा था दीप्ति करती चौधरी ने। तो दिलीप कुमार ने तो मना कर दिया। उसके बाद प्रकाश मेहरा ने सोचा कि देवानंद से मिलते हैं। देवानंद
लेकिन जब देवानंद का जिक्र ही किया था तो सलीम जावेद को लगा था कि ये बहुत ही पैथेटिक कास्टिंग हो जाएगी और वो चाहते नहीं थे कि देवानंद इस फिल्म में काम करे। लेकिन प्रकाश मेहरा देवानंद से मिले, देवानंद ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्हें अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें गाने चाहिए मुझे, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं वो तो रोमांटिक सॉन्ग जब तक देखेंगे नहीं तो उन्हें पसंद नहीं आएगी फिल्म, और गाने देने के लिए सलीम जावेद तैयार नहीं थे, तो उन्होंने फिल्म मना कर दिया। इसके बाद प्रकाश मेहरा, सलीम जावेद राजकुमार के पास गए। राजकुमार की शर्तें थी कि फिल्म की जो शूटिंग होगी वो मद्रास में होगी, अब ये बॉम्बे वगैरह में शूट करना चाहते थे। हालांकि एक जो कहानी उस वक्त पॉपुलर थी कि राजकुमार ने ये फिल्म इसलिए नहीं की थी क्योंकि प्रकाश मेहरा जब उनसे मिलने गए थे तो उनके सर में चमेली का तेल लगा हुआ था, और उस तेल की खुशबू, जो तेल की जो महक थी वो राजकुमार को पसंद नहीं आई थी। और अगर ये फिल्म राजकुमार साथ में करते प्रकाश मेहरा के, तो एज अ डायरेक्टर वो तो हमेशा इनके आसपास रहते और उनको ये तेल जो है वो सूंघना पड़ता, तो राजकुमार ने इस वजह से मना कर दिया। हालांकि ये र्यूमर्स थे उस वक्त के, अब सच्चाई कितनी है ये नहीं पता। तो इनके पास कोई हीरो नहीं था प्रकाश मेहरा के पास। उस वक्त क्या था कि इनकी जो फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, बहुत फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को पता नहीं क्यों अमिताभ बच्चन पे भरोसा था। सलीम जावेद अक्सर डिस्कस करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री को अमिताभ में वो चीज क्यों नहीं नजर आ रही जो हम दोनों को नजर आ रही है। तो सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप बॉम्बे टू गोवा देखिए और उस फिल्म में जो ये लड़का है उसका काम देखिए, आपको ये लड़का पसंद आएगा, और हमारी कहानी के हिसाब से जो एक्शन हीरो है जो गुस्से में है वो ये अमिताभ बच्चन जो है वो बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन प्रकाश मेहरा अभी श्योर नहीं थे। फिर क्या हुआ कि जंजीर जब ये प्रकाश मेहरा जब बनाने के लिए तैयार थे तो सबसे पहली जो कास्टिंग हुई थी प्राण की हुई थी, क्योंकि वो शेर खान के रोल के लिए प्रकाश मेहरा श्योर थे कि प्राण से बेटर ये काम कोई नहीं कर पाएगा। तो फिल्म में प्राण ऑलरेडी साइन थे लेकिन हीरो नहीं था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि प्राण के बेटे उस वक्त मद्रास में थे और वहां पे बॉम्बे टू गोवा की स्क्रीनिंग थी एक दिन, और प्राण के बेटे अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ के साथ उनकी दोस्ती थी, तो वो बॉम्बे टू गोवा देखने गए थे। और फिल्म देखने के बाद प्राण के बेटे ने प्राण को कहा कि पापा आप ये फिल्म देखिए और इसमें जो ये लड़का ये बड़ा अच्छा काम किया है, तो आप जो अगली फिल्म कर रहे हैं उसमें इसको हीरो ले सकते हैं। अब प्राण के बेटे ने प्राण से कहा तो प्राण ने भी ये बात प्रकाश मेहरा को कही कि भाई ये लड़का बड़ा अच्छा, आप इसको लीजिए। सलीम जावेद पहले ही प्रकाश मेहरा से कह रहे थे कि आपको अमिताभ को लेना चाहिए, तो और जब प्राण ने कह दिया तो बात में वजन पड़ गया। तो फिर प्रकाश मेहरा ने बुलाया उनको, अमिताभ बच्चन को, बातें बातें हुई और फिल्म साइन हो गई। फिल्म बननी स्टार्ट हुई और बड़े धमाकेदार डायलॉग्स वायलॉग्स फिल्म में थे ही, आपको पता ही है। फिल्म बनी, लेकिन हुआ ये कि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले क्योंकि सेलिंग पॉइंट कुछ था ही नहीं इसमें, सिर्फ अमिताभ बच्चन के नाम पे। और सलीम जावेद को भी उस वक्त कोई नहीं जानता था क्योंकि उस वक्त सलीम जावेद द सलीम जावेद नहीं थे। तो हुआ क्या कि दो चीजें की सलीम जावेद ने। एक तो उस वक्त रमेश सिप्पी बहुत पॉपुलर डायरेक्टर थे और रमेश सिप्पी के लिए सलीम जावेद शोले लिख रहे थे, तो शोले में भी चाहते थे सलीम जावेद कि अमिताभ बच्चन कास्ट हो जाए। तो हुआ क्या कि प्रकाश मेहरा के लिए सलीम जावेद ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई बॉम्बे के एक थिएटर में, प्रीमियर, और वहां पे उनको जंजीर दिखाई गई। और जंजीर दिखा करके सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन का रोल दिखाया और अमिताभ का रोल रमेश सिप्पी को पसंद आया, और बातों बातों में रमेश सिप्पी से सलीम जावेद ने अमिताभ को साइन करवा लिया शोले के लिए। जब शोले के लिए अमिताभ बच्चन को रमेश सिप्पी ने साइन कर लिया तो ये बात इंडस्ट्री में फैल गई कि रमेश सिप्पी जैसे बड़े डायरेक्टर जिन्होंने सीता और गीता, अंदाज जैसे फिल्म बनाई है, वो एक न्यू कमर को लेकर के शोले बना रहे हैं। अब ये बात फैल गई मार्केट में, तो उससे थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स में, लेकिन अभी और क्यूरियोसिटी चाहिए थी। तो ये जो एड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, इस एड को सलीम जावेद ने ट्रेड मैगजीन में पब्लिश करवा दिया, स्क्रीन में और भी बहुत सारी जगह उसमें पब्लिश हुआ। और क्योंकि जैसा इस एड में लिखा हुआ था कि द राइटर्स ऑफ अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, और ये तीनों उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, तो और सलीम जावेद का नाम भी आ गया, तो लोगों को पता चला कि भाई मैगजीन में इस तरह के एड्स आए हैं कि इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जो राइटर हैं वो किसी नए लड़के के साथ फिल्म कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगा कि चलो फिल्म में कुछ बात होगी, तो फिल्म को खरीद लिया गया। तो इस तरीके से जो रिलीज का जो प्रॉब्लम था जंजीर का, वो सॉल्व हो गया।
रमेश सिप्पी ने अमिताभ को साइन कर लिया है, ये भी एक मार्केटिंग का वो बज़ क्रिएट कर दिया। और इस एड ने भी, क्योंकि इस एड में उन फ़िल्मों के नाम थे जो कि उस वक़्त के सुपरहिट फ़िल्में थी। तो फिर फ़िल्म रिलीज़ हो गई फाइनली 1973 में। और जब पब्लिक देखने गई, तो क्योंकि उस वक़्त जैसा मैंने बताया कि उस वक़्त फ़िल्मों में एक सर्टेन फ़ॉर्मूला पे फ़िल्में बन रही थी जिससे ऑडियंस बोर होने लगी थी। वही कश्मीर में जाके गाने-वाने गाना और फैमिली ड्रामा, और हीरो में हीरो वाली बात ही नहीं रखती थी। और उस वक़्त जो इंडियन सोसाइटी में जो एक तरह का गुस्सा था, सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, और अनएम्प्लॉयमेंट थी बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी, गरीबी, और मतलब जैसा पहले था ना कि एक फ़ोन लेने के लिए भी आपको साल-साल भर इंतज़ार करना पड़ता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उस वजह से लोगों में गुस्सा बहुत था। और उस गुस्से को सलीम जावेद ने एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ को बना करके प्रेज़ेंट किया ऑडियंस के सामने, और लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आई। बहुत सारे डायलॉग्स उस फ़िल्म में ऐसे थे जो कि उस वक़्त की रियलिटी को दर्शाते थे। अगर आपको याद होगा कि उसमें एक प्राण का डायलॉग है, जब दो लोग अमिताभ बच्चन को मारने की सुपारी लेके जाते हैं प्राण के पास। तो प्राण कहते हैं कि एक इंस्पेक्टर की मौत की कीमत 50,000 लगता है बहुत ईमानदार अफसर है। क्योंकि उस वक़्त करप्शन इतना ज़्यादा था कि, और पुलिस वाले भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। तो ये एक तरीके का कमेंट्री थी कि इस तरह के डायलॉग्स लिखे जाना, पहले लिखे नहीं जाते थे। और बाकी के सीन्स जैसे आप देख ही सकते हो कि जब तक बैठने को रखा जाए, शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो ये जब डायलॉग फ़िल्म में आया था, उस वक़्त जिन लोगों ने फ़िल्म देखी थी, और रिव्यूज़ भी है इस बुक में बहुत सारे, मैं आपको पढ़ के बताऊँगा कि जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो क्या-क्या ट्रेड मैगज़ीन ने इस फ़िल्म के बारे में लिखा। मैं आपको 1-2 रिव्यूज़ पढ़ के बताता हूँ। तो जो पहला जो स्क्रीन का जो रिव्यू था ज़ंजीर का, वो था कि अ वेल मेड क्राइम थ्रिलर विथ इफेक्टिव एक्टिंग विजुअल्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था जंजीर कम अप विथ एन अनयूजुअल हीरो फॉर द हिंदी स्क्रीन। Salim Javed provides one of the cleverest script encountered in some time, a script which respects a clipping pace, keeps those inevitable essentials down to the minimum, and springs a good many plausible surprise efficiently. मतलब इतने सरप्राइजेस थे उस फिल्म में उस जमाने के लोगों के लिए, जो कि पहले लोगों ने नहीं देखे थे, जो कि उस समय का, जैसा मैंने बताया ना कि जो गुस्सा लोगों में था वो स्क्रीन पे एंग्री यंग मैन के जरिए रिफ्लेक्ट हो रहा था, और लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। और जो डायलॉग्स की जो राइटिंग भी थी उसकी, तो बहुत सारे क्लेवर डायलॉग्स लिखे हुए थे। जैसे अगर आपको याद होगा कि एक फ़ोन कॉल आता है अजीत के पास, और बताया जाता है कि जो विजय है वो आपके ठिकानों पे रेड कर रहा है। फिर फ़ोन रखता है अजीत, और पीछे से वो जो मोना डार्लिंग है उनकी, वो कहती है क्या हुआ? तो वो अजीत का डायलॉग है कि कुछ नहीं, कबीर कह रहा था कि किसी इंस्पेक्टर को पैसे की ज़रूरत है। मतलब एक तरीके का वो आयरनी है, समझाने का एक तरीका है कि किसी को पैसे की ज़रूरत है, करप्ट तो होते ही हैं पुलिस वाले, उसे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मेरे वो ठिकाने पे रेड कर रहा है। तो इस तरह के डायलॉग थे। इनफैक्ट जब अमिताभ बच्चन जेल से निकलते हैं और पहली बार अजीत के साथ उनका अजीत के लोग अमिताभ के घर पे इन पे अटैक करते हैं, तो अमिताभ सबको मारते-वारते हैं। उसके बाद फिर अमिताभ का पहला जो इंटरैक्शन होता है अजीत अजीत के साथ, वो जाके उनको बोलते हैं कि तेजा, तुम्हारे 2 टूटे हुए सोफ़े मेरे घर के बाथरूम में पड़े हुए हैं, उसे जाकर के ले जाना। तो इस तरह के लाइन जो थे वो दर्शकों को बहुत मज़ा आया, सीटी मार डायलॉग्स एकदम थे। और जावेद अख्तर ने बताया है कि वो थिएटर में कई बार जाके ये फ़िल्म वहाँ देखते थे, सिर्फ़ ऑडियंस रिएक्शन को नोट करने के लिए। और जावेद अख्तर ने कई बार बताया है कि इस तरह के मतलब रिएक्शंस जो आते थे कि सब बोले, "अरे बाप रे! ये तो हमने कभी सुना ही नहीं।" तो इस तरह की बातें होती थी। और उस वक़्त जब ये फ़िल्म का जब बज़ और क्रिएट होने लगा, तो रेडियो पे उस समय एड्स आते थे, फ़िल्मों के प्रमोशन एक तरीके से। जैसे आपको याद होगा ना, पहले जो आज तो ट्रेलर निकल जाते हैं ना, तो पहले रेडियो-वेडियो पे फ़िल्मों के बारे में बताया जाता था कि भाई इस तारीख को ये फ़िल्म आने वाली है, और उस फ़िल्म का एक थोड़ा-सा सिनॉप्सिस बता दिया जाता था। तो जंज़ीर के बारे में लिखा गया था कि तो अमीन सयानी का जो रेडियो सिलोन का जो प्रोग्राम आता था, उसमें जंजीर को प्रमोट करने के लिए जो डायलॉग, जो लाइन अमीन सयानी बोलते थे, वो ये था कि यादों की जंजीर में लिपटा हुआ इंतकाम का शोला। तो इस तरीके से उसकी प्रमोशन की जाती थी। और इन सब चीज़ों की वजह से, जो मैंने बताया कि ट्रेड मैगज़ीन में एड्स-वैड्स आए, और वो रमेश सिप्पी वाला जो इंसिडेंट मैंने बताया, उसके वजह से जो बज़ क्रिएट हुआ, उसके बाद जनता जो है वो ज़्यादा इस फ़िल्म को देखने जाने लगी। और उसके बाद अमिताभ बच्चन का तो एक पर्सोना जो क्रिएट हो गया, वो करीब नहीं भी तो अगले 2 दशक तक
अमिताभ बच्चन इसी एंग्री यंग मैन इमेज को कैरी करते रहे और कई फिल्मों में रिपीट भी हुआ, लेकिन लोगों को वही पसंद आता था। तो जंजीर ने एक तरीके से अमिताभ को, जो जैसा कहा जाता है कि इट वॉज अ बिग ब्रेक फॉर अमिताभ बच्चन, और इस तरीके से जंजीर लोगों को बनी, लोगों को पसंद आई और फिर अमिताभ सुपरस्टार बन गए। तो और कहानी इसके बनने के पीछे जो सलीम जावेद की भी जो कहानी थी, ये बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि सब कुछ राइटिंग का था और सलीम जावेद को अपने राइटिंग का क्रेडिट चाहिए था और वो चाहते थे कि फिल्म के पोस्टर पे उनके नाम हो। लेकिन जब जंजीर इनफैक्ट जब बनी थी और जब इसके पोस्टर छपे थे बॉम्बे शहर में, जब सब जगह पोस्टर चिपक गए, तो इन दोनों को बड़ा दुख हुआ कि इस बार भी मेरे पोस्टर पे हमारे नाम नहीं है। तो दोनों ने क्या किया कि दोनों ने एक पेंटर को पकड़ा और उन्हें स्टेंसिल दिया और बोला कि जाकर के हर पोस्टर पे लिख दो रिटन बाय सलीम जावेद। तो जिस दिन पोस्टर पेस्ट हुए थे बॉम्बे के दीवारों पे, तो उसी रात को कि 2-3 पेंटर को पकड़ के सलीम जावेद ने बोला कि जाओ जाकर के सारे पोस्टर पे रिटन बाय सलीम जावेद लिख दो। और वो पेंटर जो था, हो सकता है वो शराब के नशे में होगा, तो कहीं वो हीरो के मुंह पे लिख दिया, कहीं जया बहादुरी के चेहरे पे लिख दिया, कहीं प्राण के चेहरे पे लिख दिया। लेकिन पोस्टर में जब अगले दिन लोग जब उठे और देखे कि भाई पोस्टर चारों तरफ लगे हुए जंजीर के और सब जगह रिटन बाय सलीम जावेद लिखा हुआ है, तो सब बड़े क्यूरियस भी हुए कि ये कौन है सलीम जावेद, कौन है ये। लेकिन फिर जब ये ट्रेंड मैगजीन वाला एड आया और जब पता चला कि अच्छा इन इन फिल्मों की कहानी इन राइटर्स ने लिखी है, तब एक और जबरदस्त बज बना सलीम जावेद का लेकर के। और उसके बाद तो आपको पता ही है, एक टाइम ऐसा था कि हीरो से ज्यादा पैसे सलीम जावेद चार्ज करते थे। हालांकि उस दौर में बहुत सारे और भी अच्छे स्क्रीन पे राइटर्स थे, प्रयागराज, कादर खान, बहुत सारे लोग थे, सचिन भौमिक। लेकिन जो जो इम्पैक्ट सलीम जावेद की कहानी का होता था, वो शायद दूसरों में नहीं था, इसीलिए इन्हें द सलीम जावेद कहा जाता है। लेकिन एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि उन राइटर्स की कहानी जो सलीम जावेद के दौर में थे और उन्होंने कैसी कैसी फिल्में लिखी और उस कहानी उनकी उनके बनने के पीछे की क्या कहानी थी, वो भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जंजीर की कहानी ये थी। उसके रिलीज की कितनी डिफिकल्टी थी इनफैक्ट उस फिल्म को रिलीज करने के लिए, क्योंकि कोई स्टार नहीं था। लेकिन फिल्म रिलीज हुई, सुपर हिट हुई और सबको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये थी कहानी जंजीर की। फिर आऊंगा मैं वापस कुछ और नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।